नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रशांत कटारे। बात करेंगे खैरागढ़ उपचुनाव की। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए वोटिंग संपन्न हो गई है। यहां बम्पर वोटिंग हुई है और जानकारी के मुताबिक 5 बजे तक करीब 74% मतदान हुआ है। खैरागढ़ उपचुनाव को विधानसभा का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इस लिहाज से सियासी दलों के लिए खैरागढ़ उपचुनाव बेहद अहम बन गया है। हालांकि उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है, लिहाजा अब इंतजार 16 अप्रैल का है जब काउंटिंग होगी। तो खैरागढ़ उपचुनाव के लिए मतदान पूरा हो चुका है। 5 बजे तक का अगर हम जिक्र करें तो कुल 74% मतदान शाम 5 बजे तक हो चुका था। और उपचुनाव, खैरागढ़ उपचुनाव को विधानसभा का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। इस लिहाज से सभी सियासी दलों ने पूरी ताकत इस बाय इलेक्शन में झोंकी है। तमाम राजनीतिक घमासान के बाद 16 अप्रैल का खैरागढ़ की जनता ने अपना मत दे दिया है। जनता का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। 16 अप्रैल को मतों की गिनती होगी, तब जाके पता चलेगा कि आखिरकार किसे जनता ने अपना सिरमौर चुना है, किसके दावे और वादों पे जनता ने भरोसा जताया है। तमाम सियासी समीकरण यहाँ पे देखने को मिले। जिला बनाने के बड़े ऐलान सहित शिवराज सिंह चौहान, फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद पटेल जैसे बड़े केंद्रीय मंत्रियों का भी यहाँ पे दौरा और सभा देखने को मिला। बीजेपी कांग्रेस ने पूरा जोर तो लगाया है, जोगी कांग्रेस भी जो मुकाबले में कई बार दिखाई पड़े। हमारे साथ हमारे स्थानीय साथी राकेश यादव, हमसे बातचीत करते हैं। राकेश, मतों का काम पूरा हो चुका है, क्या अनुमान है, जनता जनार्दन किस पे भरोसा जताई होगी? क्या समीकरण होगा? निश्चित ही जो सीधा मुकाबला कह सकते हैं हम कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच था। और जो मुख्यमंत्री थे यहाँ के हैं जो भूपेश बघेल, उन्होंने एक बड़ा कार्ड खेला था जिला बनाने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो है वो एक बार असर करता हुआ दिख रहा है। और जोगी कांग्रेस के भी प्रत्याशी मैदान में थे, लेकिन वो मैदान में, इस चुनावी मैदान में पिछड़ते हुए दिखे हैं। प्रचार प्रसार की बात करें या अन्य बात करें तो भी जोगी कांग्रेस मैदान से पिछड़ते हुए दिखा है। और कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला था। 5 सेक्टरों में खैरागढ़ विधानसभा बटा हुआ है। सालेवारा, छुई खदान, गंडई और खैरागढ़ ग्रामीण शहर। क्या लगता है कि मतदाताओं का मूड क्या रहा है इस बार, खास करके इंटीरियर में? सालेवारा की बात कर ली जाए, आप वहाँ पे मौजूद थे। गंडई की बात कर ली जाए, छुई खदान की बात कर ली जाए। जी हाँ, निश्चित ही जैसे आपने कहा कि जो 5 सेक्टर में बटा था, तो शहरी क्षेत्र में जो जनता थी वो खामोश थी। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र की जो जनता है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो सालेवारा है, गातापार है, बकरकट्टा है, यहाँ अलग से उत्साह दिखा, खासकर महिलाओं का। जैसे हमने सुबह से ही उनकी भीड़ देखी और वोट के लिए वो मतदान केंद्र में पहुंचे थे और वो अपना वोट दिया उन्होंने। और कहीं ना कहीं जो जिले का जो असर है वो देखने को मिल ही रहा है। मतलब खैरागढ़ शहर से लेके आखिरी कोने तक जिला बनाने का ऐलान और मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला। जी हाँ, निश्चित ही जो मैंने पहले भी बताया कि जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ट्रम्प कार्ड खेला था और इसका असर सीधे सीधे देखने को मिल रहा है। खैरागढ़ शहर से लेके अंतिम छोर सालेवारा तक इसका असर देखने को मिल रहा है। मतलब ये कि तमाम सियासी समीकरण के बीच जिला बनाने का एक ऐसा ऐलान जिसने पूरे चुनाव के समीकरण को बदल दिया। कांग्रेस ने दावा किया कि वो एक भारी लीड के साथ इस चुनाव में जीतेगी और 16 तारीख को जीतने के बाद 17 तारीख को खैरागढ़ को जिला घोषित करेगी। वहीं बीजेपी ने भी दावा किया है कि कांग्रेस सरकार के दावों पे, वादों पे जनता अब विश्वास नहीं करेगी, क्योंकि बीते 3.5 साल से केवल खैरागढ़ ही नहीं, छत्तीसगढ़ की जनता दावों और वादों पे ही विश्वास जता रही है। तो ऐसे में जनता जनार्दन का फैसला क्या होगा, इसके लिए 16 अप्रैल तक का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इतना तो तय है कि मतदान का प्रतिशत बताता है कि खैरागढ़ की जनता ने तमाम गर्मी के सितम को पीछे करते हुए, दरकिनार करते हुए मतदान कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ अवधेश मिश्रा, न्यूज 18 खैरागढ़। और खैरागढ़ उपचुनाव के लिए मतदान खत्म हो गया। वोटिंग को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह देखा गया। खैरागढ़ में उपचुनाव में कांग्रेस, बीजेपी और जोगी कांग्रेस के बीच मुकाबला है। खैरागढ़ के समर में कांग्रेस से यशोदा वर्मा, बीजेपी से कुमल जंघेल और जोगी कांग्रेस से नरेंद्र सोनी प्रत्याशी हैं। तीनों दलों के प्रत्याशियों ने अपना वोट डाला। और बता दें कि जोगी कांग्रेस प्रत्याशी देवव्रत सिंह के निधन के बाद खैरागढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। तो यशोदा वर्मा कांग्रेस से, कुमल जंघेल बीजेपी से और नरेंद्र सोनी जेसीसीजे से मैदान में है, उम्मीदवार हैं। और 16 तारीख को अब काउंटिंग का इंतजार है। वोटिंग पूरी हो चुकी है। शाम 5 बजे तक 74% से ज्यादा वोट पड़े हैं खैरागढ़ उपचुनाव के लिए।
और हमारे साथ राकेश यादव हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। राकेश, पूरी सुरक्षा के साथ वोटिंग संपन्न हुई, किसी तरह की कोई गड़बड़ी आज सामने नहीं आई? जी हाँ, निश्चित ही कह सकते हैं कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान संपन्न हुआ है। वहीं राजनीतिक चुटपुट घटनाएं, जो छोटी घटनाएं हैं, वो सामने आई थी, लेकिन जो कहें इस क्षेत्र में जो 54 जो ऐसे मतदान केंद्र थे जो संवेदनशील और अति संवेदनशील आते हैं नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण, वहाँ ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है और सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि पैरामिलिट्री फोर्स की 22 कंपनियों को इसी कारण यहाँ तैनात किया गया था। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पूरी ताकत प्रशासन ने यहाँ झोंक दी थी और इन 22 कंपनियों में लगभग 2500 जो जवान हैं वो यहाँ तैनात किए गए थे, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये मध्य प्रदेश की बॉर्डर से लगा हुआ है और नक्सल घटनाएं इधर होती हैं और नक्सली इधर इस क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं, जिसे देखते हुए चुनाव आयोग और प्रशासन ने इस पर सख्त फैसला लेते हुए और कड़ाई दिखाते हुए इन क्षेत्रों में जवानों की तैनाती की थी, ताकि किसी प्रकार से कोई अप्रिय घटना न घटे। साथ ही जो मतदान है, लोकतंत्र का महापर्व है, उसमें किसी प्रकार का रुकावट ना आ सके और लोग आसानी से और अच्छे तरीके से अपने मताधिकार का उपयोग करें। और इसमें मताधिकार का उपयोग भी लोगों ने बढ़ चढ़ कर किया, खासकर महिलाओं में ज़्यादा उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही महिलाओं की लंबी लंबी कतारें मतदान केंद्रों में देखने को मिली। बिल्कुल बिल्कुल, विस्तार से आपने बताया। अवधेश मिश्रा भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अवधेश, दो बातें, एक तो 74% मतदान शाम 5 बजे तक हुआ है। ये हम बाई इलेक्शन का अगर जिक्र करें तो बाई इलेक्शन में अमूमन रुझान कम हो जाता है वोटर्स का, चूंकि बड़ा चुनाव नहीं होता है, किसी एक सीट पर होता है, तो 74% उस लिहाज से बेहतर है क्या? दूसरी बात, राकेश कह रहे हैं कि महिलाओं का रुझान काफी रहा, महिलाएं बड़ी संख्या में बाहर आई वोट देने के लिए, ये क्या संकेत हैं? अवधेश। बिल्कुल प्रशांत, देखिए खैरागढ़ शहर से लेकर साल्हेवाड़ा के अंतिम छोर तक हमने मतदाताओं का जो उत्साह देखा है, इस भीषण गर्मी में जो मतदाताओं ने उत्साह दिखाया है वो अपने आप में एक इतिहास है कि 40 डिग्री के पार तापमान हो और मतदान केंद्र के बाहर सैकड़ों लोगों की कतार हो, ये बताने के लिए काफी है कि उत्साहित कितने मतदाता है। दरअसल खैरागढ़ में चुनावी समीकरण उस दिन से बदल गया जब कांग्रेस की ओर से जिला बनाने का ऐलान कर दिया गया। हमने तकरीबन 2 दर्जन से अधिक बूथों में जाके हमने लोगों से बातचीत की, सबने कहा कि जिला बनना मतलब ये कि खैरागढ़ की जनता के लिए सीधे लाभ होगा, इसलिए उन्होंने बढ़ चढ़ के मतदान में हिस्सा लिया। हमारे साथ कांग्रेसी नेता आरपी सिंह और भी तमाम नेता हम उनसे बातचीत करेंगे और उससे पहले हम इनके चेहरे को दिखा दें कि इनके चेहरे में जो खुशी दिखाई पड़ रही है बताने के लिए काफी है कि चुनाव का परिणाम क्या होगा, लेकिन 16 तारीख तक इंतजार करना होगा। सिंह साहब क्या कहेंगे? आज का कहानी खत्म, 16 तारीख को मिलेंगे, आप क्या है? देखिए, खैरागढ़ की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो वादा किया, उस वादे पर यहाँ की जनता ने विश्वास किया और आज अपना मतदान देकर ये साबित कर दिया कि हम आपके साथ खड़े हैं। वैसे भी जब से भूपेश बघेल जी की सरकार यहाँ आई है उसके बाद हम कोई चुनाव हारे नहीं हैं। मैं समझता हूँ कि आज़ादी के बाद किसी भी राज्य में ये पहला ऐसा राज्य होगा जो 3.25 साल के कार्यकाल में चौथा उपचुनाव लड़ रहा है। इसके पहले 15 नगरीय निकाय के चुनाव हुए थे, हम उसमें 14 जीते। उसके पहले 9 नगर निगम के चुनाव हुए थे, 9 में 9 हम जीते। तो जनता का आशीर्वाद हमको लगातार मिल रहा है और आज मैं यहाँ बैठ के जितनी रिपोर्ट्स ले रहा था अपने साथियों के साथ, मैं इस बात को बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि 16 तारीख को हम 25 से 30 हज़ार मतों से यहाँ जीतने जा रहे हैं और इसके लिए मैं अपने और अपनी पार्टी की तरफ से इस विधानसभा की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। टीवी के धुरंधर नेता हैं आप, चेहरे पे हंसी दिखाई नहीं पड़ती, आज क्यों इतना खिलखिला रहे हैं आप? मैं हमेशा मुस्कुराता हूँ, मेरी आदत है। तो आज खिलखिलाहट थोड़ी ज्यादा क्यों दिखाई पड़ रही? जीत बड़ी है इसलिए। तो जीत, अभी तो 16 तक इंतजार करना होगा ना, कि ऐलान कर देंगे आप जीत का? नहीं, मैंने जीत का ऐलान कर दिया है। अब जीत और मतगणना की जो औपचारिकता होती है वो चूंकि निर्वाचन आयोग का काम, उनका काम है, लेकिन हमारा जो असेसमेंट है, हमारे साथियों का जो असेसमेंट है, जो पिछले 1 महीने से यहाँ काम कर रहे थे, उनका जो अपना खुद का जो आकलन है वो ये बताता है कि 25 से 30 हज़ार के बीच में बहुत सम्मानजनक जीत हम अब अपने जीतने जा रहे हैं। और एक बार फिर कहना चाहूँगा कि जैसे ही हमारा प्रत्याशी जीतेगा 24 घंटे के अंदर हम अपने वादे को पूरा करेंगे और खैरागढ़, छुईखदान, गंडई जिला 17 तारीख को बन जाएगा। धर्मेंद्र यादव भी हमारे साथ कांग्रेस के लीडर है, क्या कहेंगे साहब? बड़ी मेहनत लगी होगी, जिला बनाने का बड़ा ऐलान और उसके बाद जीत के दावे। देखिए, हमारे जो सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी की सरकार है, जो बोलती है वो करती है।
और दाऊ जी ने जो मैनिफेस्टो में पहले जब हम चुनाव लड़ रहे थे उस सारे वादे पूरे किए हैं और उसी आधार पे हमारे नेता ने कहा है कि 24 घंटे के अंतर्गत ये जिला बनेगा और उनके वादे को पूरे प्रदेश जानता है कि दाऊ जी जो बोलेंगे वो करेंगे और 24 घंटे के अंदर 16 तारीख के बाद 17 तारीख को हम और आप इस नए जिले खैरागढ़ में खड़े रहेंगे। अच्छा, एक सवाल ये है कि अगर मान लीजिए चुनाव परिणाम आपके अनुकूल नहीं होगा तो क्या खैरागढ़ जिला नहीं बनेगा? ये सवाल पूछना बेमानी है। आज शाम के बाद तक हमसे जी अवधेश, बल्कि एक बात और कहता हूं मैं तो कि पिछले 4-5 चुनाव में ये परिणाम ऐसा पहली बार होगा कि जब खैरागढ़, छुईखदान, गंडई और सालेवारा ये चारों जगह से हम जीत के आ रहे हैं। मैं नहीं समझता पिछले 15-20 सालों में ऐसा कहीं हुआ है। पहले क्या होता था, कांग्रेस जीतती थी तो हमको सालेवार और गंडई सीट मिलती थी, छुईखदान में गड्ढा होता था, खैरागढ़ आके 8 पार हो जाता था। लेकिन पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब हम चारों जगह से जीतने जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा भरोसा जो है कि जनता ने दिखाया, उसके एक बार मैं आपके माध्यम से फिर से उनको धन्यवाद देता हूँ। प्रशांत, मतलब कांग्रेस ने बड़ा दावा कर दिया है कि 25 से 30 हजार वोटों से कांग्रेस की जो प्रत्याशी है यशोदा वर्मा चुनाव जीतेगी। तो अब तक का जो सबसे बड़ा दावा बिल्कुल अवधेश, बड़ा भरोसा है, मजबूत भरोसा है कांग्रेस को कि जीत ही नहीं बल्कि बड़ी जीत खैरागढ़ से वो हासिल कर रहे। हालांकि 16 तारीख को तस्वीर साफ होगी, लेकिन चेहरे, जैसा कि आप बता भी रहे थे, चेहरे पर मुस्कान है और वो मुस्कान बहुत कुछ कहती है। शुक्रिया अवधेश। राकेश, आपका भी धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। आय से अधिक संपत्ति मामले में रमन सिंह को हाईकोर्ट के नोटिस दिए जाने पर सीएम ने कहा कि हम लोग लगातार आरोप लगाते रहे हैं। सीएम ने कोर्ट के आदेश का स्वागत किया। वहीं धमतरी में हाथियों की वजह से लोगों की मौत पर सीएम का कहना था कि गर्मी में महुआ खाने के बाद हाथी मदमस्त हो जाते हैं, लिहाजा मुनादी कराई जाती है, लेकिन कई बार लोगों की लापरवाही से हादसे हो जाते हैं। लोग तो लगातार आरोप लगाते रहे और न्यायालय ने जो आदेश दिया उसका स्वागत है। एक तो गर्मी के दिन में ये महुआ सीजन भी रहता है और उस कारण से भी महुआ खाने के बाद हाथी उन्मत्त हो जाता है और ऐसी घटनाएं घटती। तो लोगों से तो यही अपील है कि जिधर से हाथी, हम लोग वैसे भी सूचना दे रहते हैं, जिधर से हाथी गुजर रहे हो उस गाँव के पहले ही हम लोग सूचना दे देते हैं, मुनादी करा देते हैं। तो लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि जैसे हाथी हैं उधर ना जाएं। कई लोग सेल्फी लेने चल देते हैं, कई लोग देखने चल देते हैं। और सीएम भूपेश बघेल बेमेतरा पहुंचे। यहां कर्मा जयंती महोत्सव में सीएम शामिल हुए। माता कर्मा चौक पर साहू समाज ने कार्यक्रम का आयोजन किया था। सीएम ने प्रदेश की खुशहाली की कामना की। अपने संबोधन में सीएम ने प्रदेश सरकार की योजनाओं की उपलब्धियां गिनाई। इससे पहले सूरजपुर हेलीपैड पहुंचने पर सीएम का कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस साल 1940 रुपये आपका समर्थन मूल्य और जब इस साल जो पैसा मिलेगा वो 2540 रुपये पड़ेगा। मतलब 2500 हमने वादा किया था, 2500 से ऊपर 40 रुपया। अगले साल अभी जून महीने में समर्थन मूल्य बढ़ेगा तो समझिए कि 100 रुपये भी बढ़ा तो अगले साल 2640 आपको मिलेगा और चुनाव साल में कहीं 150 रुपये बढ़ गया तो समझ लो 2800 रुपये तक। और छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत बिलासपुर पहुंचे। यहां उन्होंने महापौर राम शरण यादव की माताजी के देहांत के बाद परिवार से मिलकर अपनी शोक संवेदना प्रकट की। इस दौरान चरणदास महंत के एक बयान ने राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी। उन्होंने कहा कि उनकी अंतिम इच्छा है कि वे राज्यसभा जाएं। सभी जगह काम कर लिया है, अब राज्यसभा जाने की ख्वाहिश है। आगे बढ़ेंगे। खबर नारायणपुर से है, जहां एक कपड़ा दुकान में भीषण आग लग गई। आग इस कदर तेज थी कि लपटों ने देखते ही देखते पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा हुआ। इस घटना में संपत्ति का काफी नुकसान हुआ है। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। खबर भिलाई से। भिलाई अग्निकांड मामले में भिलाई शहर एकजुट हो गया है। सूर्य बस्ती को फिर से बसाने के लिए प्रशासन के साथ आम लोग भी मदद को आगे आए हैं। यहां दिन रात एक कर प्रशासन लोगों को बसाने की कोशिश कर रहा है। टीन शेड के अलावा पीड़ितों को जरूरी सामान मुहैया कराया जा रहा है। 3 दिन पहले सूर्य बस्ती में भीषण आग लग गई थी। इस आगजनी में पूरी बस्ती जलकर खाक हो गई थी। घटना पर सीएम ने दुख जताया था और प्रशासन को तुरंत पीड़ितों को मदद के निर्देश दिए थे।
पूर्व हुई आगजनी में पूरी तरह से जलकर खाक हो गई सूर्या बस्ती अब फिर से बनकर तैयार होने लगी है। आपको दिखाना चाहूँगा नज़ारा, आप देख सकते हैं कि लगभग यहाँ पर झोपड़ियाँ बनकर तैयार हो गई हैं और लोग इसे तैयार करने के लिए भी लगे हुए हैं। संपूर्ण भिलाई एक तरह से एकजुट हो गई है और इन्हें हर संभव मदद दी जा रही है। खासतौर पर प्रशासन की बात किया जाए तो प्रशासन ने इनको बस्ती को बसाने के लिए पूरा प्रयास किया है। जब से आगजनी हुई थी उसके बाद से लेकर आज तक इनको हर संभव मदद दी जा रही है। हमारे बीच में महापौर नीरज पाल, हम उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से बस्तियां बसाई जा रही है और कैसी मदद की जा रही है। 2 नया मंगा दीजिए मेरे। ये जैसा कि आपको मालूम है कि 2-3 दिन पहले जो भीषण अग्निकांड जो हुआ था यहाँ पे, जिसमें ये जो परिवार प्रभावित हुए थे उनको फिर से बसाने के लिए नगर निगम प्रशासन रात और दिन मेहनत करके यहाँ व्यवस्था सारी इनके लिए की गई है। इनका जिस हालत जैसा पहले इनके मकान बने हुए थे, बांस और बल्ली की व्यवस्था की गई है। नए टीन शेड दिए जा रहे हैं, इनको टीन शेड के लिए टीन दिए जा रहे हैं। साथ ही इनकी गृहस्थी रूटीन पे रास्ते पे लाने के लिए जो घर के घरेलू सामान जो दैनिक उपयोग के होते हैं, जैसे चूल्हा, बर्तन जो ज़रूरी रहते हैं, थाली चम्मच गिलास, जो भी घर के रसोई के लिए ज़रूरी जो चीज़ें रहती है, साथ में चूल्हा और कम से कम कुछ दिनों का स्टार्टिंग ले, क्योंकि इन लोगों का सब कुछ इस आग की भेंट चढ़ चुका है। ना तो इनके पास बर्तन बचे हैं, ना उनको खरीदने के लिए पैसे बचे हैं। तो कुल मिलाकर प्रयास एक ही है कि जो इनके सर से छत उड़ चढ़ गया है उसे किसी तरह से बचाया जाए। और आज जो है भिलाई वासी भी न सिर्फ प्रशासन के साथ खड़े हुए हैं, बल्कि जो भिलाई की तासीर होती है किसी मजहब एक को लेकर नहीं, एकता के सूत्र में बंध कर इनकी मदद पे आगे आ रही है। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए भिलाई से मिथिलेश ठाकुर। और संविदा विद्युत कर्मचारी 35 दिनों से धरना स्थल पर डटे हुए हैं। आंदोलनकारी कर्मचारियों ने थाली बजाकर विरोध जताया। विद्युत कर्मचारी 2 मांगों को लेकर बूढ़ा तालाब पर धरना दे रहे हैं। संविदा विद्युत कर्मचारी आप देख सकते हैं 35 दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। विभाग को आंदोलन करके बार बार झटका दे रहे हैं और तमाम संविदा कर्मचारी 2 सूत्री मांगों को लेकर के लगातार आंदोलन कर रहे हैं। हमारे बीच आंदोलनकारी भी हैं, हम बात करेंगे, बताएंगे आप लोगों की क्या मांगे हैं। हमारी सिर्फ 2 ही मांगे हैं। एक तो संविदा कर्मियों भाइयों का नियमितीकरण और जितने भी दुर्घटना हुए हैं उन सब भाइयों को अनुकंपा नियुक्ति और उनके परिवार को मुआवजा। मैं एक दिखाना चाहूँगा, मैं अपने सहयोगी इमरान कुरैशी से कहूँगा कि दिखा, ये देख सकते हैं आप, ये विद्युत कार्य के दौरान ये दुर्घटनाग्रस्त हुए थे। अभी तक इनको 1 रुपये का मुआवजा नहीं मिला है। बताइए मुआवजा क्यों नहीं मिला? आप तो बुरी तरह से जख्मी हुए हैं, झुलसे हुए हैं। संविदा में जो है ये प्रधानता नहीं रहती मुआवजे की, फिर भी SIC के द्वारा ESIC के थ्रू इलाज होना रहता है, जो फिर भी SIC मेरा अप्रूव नहीं हो पाया, जिसकी वजह से मैं खुद को पैसा लगाना पड़ा पूरा इलाज। ये संविदा कर्मचारी है, ये मौत से जूझ करके आज निकले हुए हैं और इनका दोष सिर्फ ये है कि एक संविदा कर्मचारी हैं। आज 35वां दिन है आप लोगों का आंदोलन का और 22 दिन आप लोगों ने अलग से आंदोलन किया था कार्य छोड़ करके। बताएंगे कि आखिर विभाग चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? मुझे ये पता नहीं, क्योंकि आज हमारी सिर्फ 2 ही मांग है। एक पूर्ववर्ती सरकार के भांति में हमको नियमित किया जाए और दूसरी हमको जो शहीद हुए भाई उनकी आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा दे। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।